मैं कोमल प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, आप सबका अपने इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज आप सबको संपत्ति के विरुद्ध होने वाले अपराधों में प्रमुख अपराध चोरी के विषय में अपने इस व्याख्यान के अंतर्गत जानकारी दूंगा और इसे दृष्टांतों और केसों के माध्यम से आपको सबको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए हम सब देखते हैं कि चोरी किसे कहते हैं। कब हम कोई कार्य करेंगे तो उस कार्य को चोरी का अपराध कहा जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 378 में चोरी को परिभाषित किया गया है तथा 379 में चोरी के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। धारा 379 के अंतर्गत चोरी के लिए कितना दंड दिया जाएगा इसके विषय में बताया गया है। तो मैं सबसे पहले आप सबको चोरी की परिभाषा बताता हूं। जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी से लेने के आशय से ऐसे हटाता है, उसे चोरी कहा जाता है। मतलब कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से लेने के आशय से उससे ऐसे हटाता है, ऐसे कार्य को चोरी कहा जाता है। चोरी के लिए धारा 378 के अंतर्गत 5 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। मतलब कोई इसके अंतर्गत 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं जिनमें बताया गया है कि किन को चोरी कहा जाएगा, उनको और स्पष्ट किया गया है। स्पष्टीकरण 1 में कहा गया है कि कोई वस्तु जो भूबद्ध रहती है वह जंगम संपत्ति न होने की वजह से चोरी का विषय वस्तु नहीं हो सकती है। मतलब वह चोरी का विषय नहीं हो सकता है। जैसे ही वह संपत्ति भूमि से अलग कर दी जाती है, चोरी का विषय हो सकती है। स्पष्टीकरण 2 में कहा गया है हटाना। किसी व्यक्ति द्वारा जिसने कि उसे हटाया है उसी व्यक्ति द्वारा हटाया जाना चाहिए जिसने कि उसे पृथक्करण किया है। मतलब जिसने कि पृथक्करण किया है उसी व्यक्ति ने उस वस्तु को हटाया है। हटाना को बताया गया है, स्पष्ट किया गया है। स्पष्टीकरण 3 में भी हटाना कारित किया गया है। उसे कहा जाता है जब उस व्यक्ति ने उस वस्तु के सामने जो बाधा है उस बाधा को हटा दे। जिसने कि ऐसी बाधा या कोई रोक लगी है उस वस्तु को हटाने में, उसको हटाने वाले व्यक्ति को कहा जाता है कि उसने हटाया है। स्पष्टीकरण 4 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति जीव जंतु का हटाना कारित करता है जब वह ऐसे जीव जंतु को हटाता है। इसी प्रकार से स्पष्टीकरण नंबर 5 धारा 378 में कहा गया है सम्मति के बारे में। सम्मति किसकी होनी चाहिए? सम्मति विवक्षित या अभिव्यक्त हो सकती है और उस व्यक्ति की होनी चाहिए जिसके की कब्जे में संपत्ति है या उस व्यक्ति की जो कि सम्मति देने के लिए प्राधिकृत है। मतलब एक ऐसे व्यक्ति की सम्मति अभिव्यक्त या विवक्षित जिसके की कब्जे में प्रॉपर्टी है या उस व्यक्ति की सम्मति जो कि प्राधिकार रखता है उस विषय वस्तु पर, उस संपत्ति पर सम्मति देने का। तो इस तरह से 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं धारा 378 के अंतर्गत। तो अभी तक हमने आप सबको चोरी की परिभाषा बताई और उसके स्पष्टीकरण जो धारा 378 में दिए गए हैं उस पर हमने आपको जानकारी दी। अब मैं आप सबको चोरी के अपराध के विषय में इस दंड धारा के अंतर्गत
लगभग 16 उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें कुछ प्रमुख उदाहरणों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ प्रमुख 4-5 उदाहरण मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जिनमें मैं ये बताऊंगा कि चोरी का अपराध कैसे कारित हो रहा है, इनको किस कार्य को हम चोरी कहेंगे। दृष्टांत नंबर 1, इसमें क्या कहा गया है कि या के कब्जे में से बेईमानीपूर्ण आशय से एक वृक्ष को बिना या की सहमति से ले लेने के आशय से, बेईमानीपूर्ण आशय से ले लेने के आशय से क्या करता है, या के कब्जे वाले पेड़ को काटता है। जैसे ही का पेड़ को काटता है वह जमीन से अलग होता है। का ने क्या किया, चोरी का अपराध किया। इस दृष्टांत में या के कब्जे में एक वृक्ष था, या की सहमति के बिना बेईमानी पूर्ण आशय से ले लेने के आशय से का क्या करता है, उस पेड़ को काटता है। जैसे ही का पेड़ को काटता है और पेड़ भूमि से अलग होता है, का ने चोरी का अपराध कारित किया। अब एक और उदाहरण मैं आप सबको देना चाहूंगा इस पर। का के पास कुत्तों के ललचाने वाली कुछ वस्तुएं हैं। का के पास उसके जेब में कुत्तों को ललचाने वाली कुछ वस्तुएं हैं। वह या के कुत्ते को बेईमानी से ले लेने के आशय से और या की सहमति के बिना उन वस्तुओं को कुत्तों को दिखाता है, जिससे उत्प्रेरित होकर या के कुत्ते का के पीछे जाने लगते हैं। जैसे ही कुत्ते का के पीछे जाना शुरू होते हैं, का ने चोरी का अपराध कारित किया। अब एक और उदाहरण आप सबको मैं देना चाहूंगा। का को एक बैल मिलता है जिसके पीठ पर मूल्यवान वस्तुएं लदी हुई थी। का को एक बैल मिलता है जिसके पीठ पर मूल्यवान वस्तुएं लदी हुई थी। का ने बेईमानी पूर्ण आशय से उस बैल को एक खास दिशा में हाँकता है, जिससे कि वह उन मूल्यवान संपत्तियों को ले सके। जैसे ही बैल उस खास दिशा में गतिमान होना शुरू होता है, का यह कार्य चोरी कहा जाएगा। एक और उदाहरण आपको मैं चोरी के विषय पर दूंगा। दृष्टांत का या का सेवक है। या ने क्या किया, का को कुछ प्लेटें न्यस्त कर दी। या चोरी से उस प्लेट को ले जाकर, या जो प्लेटें उनको न्यस्त की गई थी, नौकर को, सेवक को, या द्वारा उन प्लेटों को ले जाकर वह बेच देता है। का ने यहां चोरी का अपराध कारित किया। एक और उदाहरण आप सबको और बताना चाहूंगा चोरी के विषय पर। या के कब्जे, या के अधिभोग में एक मकान है जिसकी मेज पर एक अंगूठी पड़ी हुई थी। का जो कि या का सेवक है, उसने क्या किया, उस अंगूठी को ले लिया और अब अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही का ने उस अंगूठी को मेज से हटाया, वह चोरी का अपराध कारित किया। अब एक और उदाहरण मैं दूंगा। इसमें यह मैं बताऊंगा कि कब कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है। का एक घड़ी को गिरवी रखता है, पड़यम करता है।
या के पास और उससे कुछ धन उधार लेता है, ऋण उधार लेता है। बिना या का ऋण चुकाए क ने क्या किया, बेईमानी पूर्ण आशय से या की सहमति के बिना अपनी वह घड़ी वापस ले आया। मतलब का ने क्या किया था, अपनी घड़ी या के पास गिरवी रखा था और वह उसके बदले में ऋण लिया था। बिना ऋण चुकाए और या की सहमति के बिना बेईमानी पूर्ण आशय से उसने क्या किया, या के कब्जे से अपनी घड़ी को वापस ला लिया। यहां यद्यपि की घड़ी का की ही थी, लेकिन वह उसको गिरवी रखा था, बेईमानी पूर्ण आशय से बिना या की सहमति से अपना सामान लाया था। इसलिए ये कहा जाएगा कि या का ने अपने ही सामान की चोरी की। एक और उदाहरण, का को एक राजमार्ग पर अंगूठी गिरी मिलती है। वह बिना किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं थी। का ने उस अंगूठी को उठा लिया। यहाँ का जो कार्य है वह चोरी नहीं कहा जाएगा, यद्यपि कि वह आपराधिक दुर्विनियोग हो सकता है। तो इन उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको 5-6 जो उदाहरण दिए हैं, चोरी को समझाने का प्रयास किया है। आप अपनी सहायता के लिए धारा 378 के जो अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। अब मैं आप सबको चोरी के अपराध के आवश्यक तत्वों के विषय में बताऊंगा कि चोरी के अपराध के लिए आवश्यक तत्व क्या होने चाहिए। पहला तत्व यही कि संपत्ति को बेईमानी से लेने का आशय होना चाहिए। मतलब बेईमानी से शब्द को, बेईमानी पूर्ण आशय को भारतीय दंड संहिता की धारा 24 में परिभाषित किया गया है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को सदोष लाभ या सदोष हानि कारित कर देना बेईमानी पूर्ण आशय कहा जाता है। लेकिन चोरी के लिए जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सहमति के बिना कोई संपत्ति उसके कब्जे से हटाता है, किस आशय से, बेईमानी पूर्ण आशय से, तो ऐसे कार्य को क्या कहा जाएगा, चोरी कहा जाएगा। तो चोरी के अपराध का प्रमुख तत्व संपत्ति को बेईमानी से लेने का आशय। दूसरा तत्व जो है वह संपत्ति कैसी होनी चाहिए, चल होनी चाहिए। बेईमानी पूर्ण आशय से मतलब यह है कि संपत्ति को, इसमें समय महत्वपूर्ण नहीं है। यदि कुछ समय के लिए भी बेईमानी पूर्ण आशय से कोई व्यक्ति कोई संपत्ति लेता है तो उसे भी बेईमानी पूर्ण कार्य कहा जाएगा। जैसे कि कोई लिपिक है, वह ऑफिस से कोई फाइल किसी को कुछ समय के लिए दे दे, फिर लाके वहीं रख दे, तो ऐसे कार्य को बेईमानी पूर्ण कार्य कहा जाएगा और वह चोरी माना जाएगा। आइए दूसरा तत्व जो चोरी के अपराध का है वह चल संपत्ति होनी चाहिए। चोरी किस संपत्ति की हो सकती है, अचल संपत्ति की चोरी नहीं हो सकती है। संपत्ति चोरी की विषय वस्तु वही संपत्ति हो सकती है जो चल हो, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया जा सकता। चोरी चल संपत्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 22 में परिभाषित किया गया है। तो चोरी की विषय वस्तु कौन सी संपत्ति होगी, जो चल होगी। इसीलिए जो भूबद्ध वस्तुएं होती हैं, जैसे पेड़ या कोई और चीज, कोई और वस्तु, तो तब तक चोरी का विषय वस्तु नहीं हो सकती वो जब तक कि वह जमीन से जुड़ी होती हैं, अस्थावर संपत्ति से जुड़ी होती हैं। जैसे ही वह भूबद्ध मतलब उसको भूमि से अलग किया जाता है, वैसी वस्तुओं को चोरी, वो वस्तुएं क्या हो सकती हैं, चोरी का विषय वस्तु हो सकती हैं। तो
चोरी के अपराध के लिए जरूरी है कि संपत्ति को बेईमानी से लेने का आशय हो तथा वह संपत्ति किस प्रकार की होनी चाहिए, चल संपत्ति होनी चाहिए, तभी चोरी का अपराध कारित किया जा सकता है। तीसरा जो तत्व जरूरी है चोरी के अपराध के लिए, वह संपत्ति को किसी व्यक्ति के कब्जे से लिया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व कि ऐसी संपत्ति जो ली जा रही है वह किसी व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए। अगर उस पर किसी व्यक्ति का कब्जा नहीं है, जैसे जंगली जानवर, जीव जंतु, समुद्र का पानी, तो वह चोरी का विषय वस्तु नहीं हो सकती हैं। मतलब संपत्ति ऐसी होनी चाहिए जो कि किसी व्यक्ति के कब्जे में हो, जैसे पालतू जानवर, उनकी चोरी हो सकती है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिस पर किसी व्यक्ति का कब्जा हो तभी वह चोरी का विषय वस्तु हो सकती है और वह संपत्ति उस व्यक्ति के कब्जे से लिया जाए तो वह चोरी का अपराध हो सकती है। तो तीसरा तत्व जो चोरी के अपराध के लिए जरूरी ये है कि संपत्ति को किसी व्यक्ति के कब्जे से लिया जाए। मतलब कि उस चल संपत्ति पर किसी न किसी व्यक्ति का कब्जा होना जरूरी, तभी वह चोरी का विषय वस्तु हो सकती है। चोरी के अपराध का चौथा जो अनिवार्य तत्व है, संपत्ति को दूसरे व्यक्ति की सम्मति के बिना लिया गया हो। सम्मति को स्पष्टीकरण नंबर 5 में भी बताया गया है कि सम्मति के बिना लिया गया हो। अगर सहमति से कोई वस्तु किसी व्यक्ति को द्वारा ली जाती है तो वह चोरी नहीं कही जाएगी। मतलब कि वह जो संपत्ति ली गई है दूसरे व्यक्ति की, वह उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना ली गई हो, बिना उसकी सहमति के लिया गया हो, तभी चोरी कहा जाएगा। सहमति अभिव्यक्त व विवक्षित होती है, तो बिना दूसरे व्यक्ति के सम्मति के लिया गया हो ऐसी संपत्ति, तो उसे चोरी का अपराध कहा जाएगा। पांचवा और अंतिम तत्व जो है चोरी के अपराध का, वह है संपत्ति का हटाया जाना। मतलब चोरी के अपराध के लिए जरूरी ये है कि वह संपत्ति जो कि किसी व्यक्ति के कब्जे में है, उसे बेईमानी पूर्ण आशय से ऐसी संपत्ति जो है वह चल होनी चाहिए, उससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया गया हो। यह हटाया जाना जरूरी नहीं है कि बहुत दूर तक, स्थान मायने, दूरी मायने नहीं रखती है। मतलब कि मात्र संपत्ति को जिसका कि उस संपत्ति पर, उस चल संपत्ति पर कब्जा है, उसकी नजर से हटा दिया गया हो। मतलब उसके कब्जे से हटा दिया गया हो। कहीं भी भले ही उस हटाई गई वस्तु को व्यक्ति बाद में ले जाए, यदि कोई व्यक्ति ऐसे चल संपत्ति को किसी व्यक्ति के कब्जे से हटाता है तो वह चोरी के अपराध का सृजन करता है। इस पर एक उदाहरण देना चाहूंगा आप लोगों को। मान लीजिए या का नौकर का या की मेज पर रखी हुई अंगूठी को क्या करता है, वह चोरी से लेने के आशय से, बेईमानी से लेने के आशय से क्या करता है, संपत्ति को, उस अंगूठी को धीरे से मेज से हटाकर किसी ऐसी जगह पर रख देता है कि वह जब उस संपत्ति के मालिक को यह आभास हो जाएगा कि वह संपत्ति खो चुकी है, तो वह उसे धीरे से ले जाकर के बेच देगा। तो उस व्यक्ति ने, उस नौकर ने जिसने की इस संपत्ति को उसकी मेज से हटाया था, वह चोरी का अपराध कारित किया है। आइए इस पर एक दो महत्वपूर्ण केस का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। एक केस है जिसका नाम है प्यारेलाल। ये 1963 का केस है। इस केस में हुआ यह था कि एक कर्मचारी था, लिपिक, उसने
अपने ऑफिस से एक फाइल एक व्यक्ति को 2 दिन के लिए दे दिया, 2 दिन के लिए दे दिया, और फिर 2 दिन बाद लाकर फाइल को ऑफिस में अलमारी में रख दिया। यह चोरी कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि उसका आशय जो था वह बेईमानी से लेने का था। भले ही वह थोड़ी समय के लिए लिया गया था, लेकिन वह कब्जे से संपत्ति को, उस फाइल को बाहर हटाया गया था, और हटाने के पीछे उद्देश्य क्या था? उसका बेईमानी पूर्ण। इसलिए भले ही कुछ समय के लिए उस वस्तु को हटाया गया था, इससे उस लिपिक का कार्य, उस क्लर्क का कार्य जो था फाइल को किसी दूसरे व्यक्ति को देने का, वह बेईमानी पूर्ण आशय से किया गया था। उसके कार्य को चोरी कहा जाएगा, चोरी का अपराध कहा जाएगा। एक और केस है इस पर, के.एन. मेहरा बनाम राजस्थान राज्य, AIR 1957 का एक केस है। इस केस में हुआ यह था कि नेवी का एक जहाज था, एक व्यक्ति क्या करता है, उसको उड़ाकर ले जाता है और फिर उसे लाकर वापस उसी स्थान पर रख देता है। ऐसा वह अधिकारियों की सहमति के बिना किया था, जिसके कि पोजीशन में वह जहाज था। उसने उस व्यक्ति का, अभियुक्त का यह कार्य कि जहाज को बिना सहमति के उड़ाकर ले जाना और लाकर उसी स्थान पर रख देना का कार्य भले ही कम समय के लिए किया गया था, लेकिन वह कब्जे से उस वस्तु को हटाया था और उसका आशय जो था वह बेईमानी पूर्ण था। इसलिए अभियुक्त को चोरी के अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाएगा। आज मैंने आप सबको चोरी के विषय में बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा यह व्याख्यान आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप लोग जब भी चोरी के अपराध को पढ़ेंगे तो अपनी पुस्तक का भी सहारा लेंगे, क्योंकि इसमें इलस्ट्रेशन कुल 16 दिए गए हैं। उनको इस वीडियो लेक्चर में बताया जाना सारे दृष्टांतों को मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने 6-7 दृष्टांत आप सबको बताया है। आप अपनी पुस्तक की मदद से चोरी को के अन्य दृष्टांतों को भी पढ़िए। ये दृष्टांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इन्हीं दृष्टांतों पर सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन दृष्टांतों को जरूर पढ़िएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।